बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमारा टॉपिक है, जो नावल है, ये एक मॉडर्न नावल है। इसका नाम है द हर्ट्स ऑफ डार्कनेस बाय जोसेफ कॉनरेड। बहुत ही इंटरेस्टिंग नावल है और इस नावल में जो स्टोरी है वो कॉलोनाइजेशन के बारे में है। 1878 में जोसेफ कॉनरेड इंग्लैंड आ गए थे और इंग्लैंड में उसे जॉब मिली। और जॉब कौन सी थी? ही वॉज अपॉइंटेड अ रिवर स्टीम बोट कैप्टन इन अ बेल्जियन आइवरी ट्रेडिंग कंपनी एंड ही गोट दिस जॉब बाय द हेल्प ऑफ हिज आंट। तो इसे आइवरी ट्रेडिंग कंपनी में जॉब मिली थी। आइवरी का मतलब है हाथी का जो दांत होता है, और ये जॉब इसे अपनी आंट के ज़रिए मिली थी। और हाथी का दांत उन्हें मिलता है अफ्रीका से, तो कंपनी ने अपने प्लांट्स को लगा रखा है अफ्रीका में ताकि वो अफ्रीका से ट्रेड कर सके। और अफ्रीका उस वक्त अंग्रेज़ों का ग़ुलाम था और अफ्रीका में कॉलोनीज़ बना रखी थी। अब जब जोसेफ कॉनरेड कंपनी में कैप्टन बन गए थे, उनका काम जहाज़ को ले जाने का था, इसीलिए उसे अफ्रीका जाना पड़ा। और ऐसा कहा जाता है कि कॉनरेड ने अपनी ज़िंदगी के 20 साल समंदर में बिताए हैं। ज़िंदगी के सफ़र में एक सफ़र उन्होंने अ जर्नी टू द कॉन्गो 1890 में किया था, और इसी सफ़र ने कॉनरेड को मींस जोसेफ कॉनरेड को इंस्पायर किया था द हार्ट ऑफ डार्कनेस को लिखने के लिए। कॉन्गो ये एक जगह का नाम है जो अफ्रीका में है, और कॉन्गो 1890 में कॉन्गो गए थे कौन? जोसेफ कॉनरेड। उस वक्त ब्रिटिश एम्पायर बहुत बड़ी ताकत थी। कब? 1890 में। और कौन गए थे? जोसेफ कॉनरेड। और किसकी जो थी मतलब कॉलोनाइजेशन थी उस वक्त? ब्रिटिश एम्पायर एक बहुत बड़ी ताकत थी। अफ्रीकन ग़ुलाम बने हुए थे और अफ्रीका के ऊपर अफ्रीकन्स के ऊपर बहुत ज़्यादा जुल्म हो रहा था। और तब जब जोसेफ कॉनरेड कॉन्गो में थे, तब उन्होंने कॉलोनलिज्म का एक्सपीरियंस किया, और ये सब इसने अपनी डायरी कॉन्गो डायरी में लिखा। और इसी कॉन्गो डायरी को कन्वर्ट करके बाद में एक नावल बना दिया गया जिसका नाम था हार्ट ऑफ डार्कनेस। तो इस नावल में इसने अपने एक्सपीरियंसेस बताए हैं, तो इसीलिए ये नावल जो है ऑटोबायोग्राफिकल नावल है। ऑटोबायोग्राफिकल का मतलब ये है कि जब आप अपने बारे में लिखते हो उसको हम ऑटोबायोग्राफी कहते हैं, और जब किसी और की लाइफ के बारे में लिखते हैं उसको हम बायोग्राफी कहते हैं। सो आई होप यहाँ तक समझ आई होगी। अब इस वीडियो में हम देखेंगे मॉडर्न नावल की डेफिनेशन, क्योंकि ये नावल जो है मॉडर्न नावल है। मॉडर्न नावल की करेक्टरिस्टिक्स, जोसेफ कॉनरेड की बायोग्राफी, की फैक्ट, सेटिंग, करेक्टर, समरी और लास्ट में थीम। सो टाइम के वेस्ट के बगैर लेट्स गेट स्टार्टेड। और ये जो हार्ट ऑफ डार्कनेस है, इसका मतलब ये भी है कि कालों का दिल, मतलब द हार्ट ऑफ ब्लैक पीपल, क्योंकि अफ्रीकन्स थे ऑब्वियसली दे वर ब्लैक। सो इसका ये मतलब भी हो सकता है द हार्ट्स ऑफ डार्कनेस मीन्स कालों का दिल, द हार्ट ऑफ ब्लैक पीपल। The modern novel was written in the modern times, the 20th century and at the end of the 19th century. मतलब ये 19th century और 20th century के बीच में लिखा गया था। It necessarily reflects the aspirations, concerns, fears, ways of thinking as well as the artistic and literary taste of the modern era. Modern era एक ऐसा era था जहाँ लोगों की जो सोच थी वो बिल्कुल चेंज हो गई थी। मतलब वो मज़हब पे सवालात उठाने लगे थे और जो गॉड को पूछते थे उस पे। इसी तरह जो राइटर थे उस वक्त के, जो बड़े नावलिस्ट थे, उसमें जो सबसे पहला नाम आता है वो है जोसेफ कॉनरेड का, जिसका आज हम नावल रीड करेंगे। इसी तरह मार्केल प्रोस्ट, जेम्स जॉयस, वर्जिनिया वॉल्फ, फ्रांज काफ्का एंड विलियम फॉल्कनर। ये जो लिस्ट है ये मोस्ट प्रोमिनेंट नावलिस्ट का है। किस एज के? मॉडर्न मीन्स जो मॉडर्न नावलिस्ट थे उन। The modern period in England is not such a period when society is functioning based on certain fundamental values. अच्छा, उस वक्त इंग्लैंड में कुछ रूल्स होते थे, रूल्स एंड रेगुलेशन होते थे, मतलब लिखने के, कुछ काम करने के। तो क्या हुआ, अचानक से ये सब कुछ ख़त्म हुआ। लोगों ने जैसे इंटरोगेशन का मतलब है सवालात उठाए, और इसी तरह डिसइंटीग्रेशन, ओल्ड वैल्यूज़ हैव बीन डिस्कार्डेड एंड दे हैव नॉट बीन रिप्लेस्ड बाय न्यू वैल्यूज़। करेक्टरिस्टिक्स की बात करें मॉडर्न नावल की, तो मॉडर्न नावल इज़ रिमार्केबल फॉर इट्स पॉपुलरिटी, वैरायटी एंड कम्प्लेक्सिटी। जो मॉडर्न नावल्स होते हैं उसमें एक वैरायटी होती है,
पॉपुलरिटी होती है, मीन्स दैट नॉवेल्स आर टू फेमस, नॉवेल्स आर टू वेल नोन। और इसमें कॉम्प्लेक्सिटी भी होती है, ये नावल जो है कम्प्लेक्स होते हैं। इसी तरह ये दूसरा पॉइंट में ये बताया जाए कि इसके जो है मुख्तलिफ सब्जेक्ट्स होते हैं और थीम्स होते हैं। इसका मतलब ये है कि जो भी डिस्कस किया जाता है वो रियलिस्टिक होता है। अब सपोज़ ये नावल है तो इसका जो थीम है ऑब्वियसली क्या थीम है इसका, कोलोनाइजेशन या इम्पेरियलिज्म, तो ये इसका मेन थीम है। और डिफरेंट ट्रेंड्स आर टू बी नोटिस्ड, जो ट्रेंड्स होते थे उस वक्त के मॉडर्न एज के या उससे पहले के पास्ट में, तो उनको नोट करके जो नावलिस्ट थे वो लिखते थे। जो मॉडर्न नावल है द मेन पॉइंट दैट इज़ रियलिस्टिक, कि मॉडर्न नावल में रियलिटी होती है, ये रियलिस्टिक होते हैं ये नावल, मींस फैक्ट्स होते हैं इसमें, जो भी डिस्कस किया जाता है उसमें फैक्ट होता है, ये कोई मतलब ये नहीं कि इमेजिनेटिव बेस होते हैं। सो द सेम जैसे आज का जो नावल है वो भी फैक्ट बेस हैं कि अफ्रीकन्स को कैसे दबाया गया था, किसने, ब्रिटिश ने उन पे कैसे जुल्म करते थे। और द मॉडर्न एज इज़ एन इरा ऑफ डिसइंटीग्रेशन एंड इंटीग्रेशन, द सेम कि उन्होंने सवालात उठाए थे मुख्तलिफ़ चीज़ों पे, इंटरोगेशन। Old values have been discarded and they have not been replaced by new ones. The choice between capitalism and communism. कैपिटलिज्म और कम्युनिज़म का कंसेप्ट आप लोगों को पता होगा कि जैसे प्रॉक्सी वार हुई थी वर्ल्ड वार 2 के बाद, किसके दरमियान, रशिया और यूएसए के दरमियान। तो ये वॉर जो थी यूएसए ने जीत ली थी 1991 में, जब उन्होंने रशिया को शिकस्त दी थी बाय द हेल्प ऑफ मींस दैट वाज अ प्रॉक्सी वार। सो ये वॉर क्यों थी, ये भी इसीलिए ये वॉर चल रही थी क्योंकि ये भी कम्युनिज़म और कैपिटलिज़म पे थी। जो अमेरिका था वो कैपिटलिज़म को प्रमोट करना चाहता था, लेकिन जो यूएसएसआर था वो जो था कम्युनिज़म को प्रमोट करता था। सो यूएसएसआर की जो थी मतलब टुकड़े टुकड़े हो गया था कब, 1991 में, तभी ये प्रॉक्सी वार किसने जीती, फिर अमेरिका ने। इसी तरह साइंस और रिलीजन, साइंस में ज़्यादा एडवांसमेंट आ गई थी। रिलीजन में गॉड एंड द एटम बम इज़ अ डिफ़िकल्ट वन एंड द रिजल्ट इज़ दैट मैन इज़ बेफेल्ड एंड, लेकिन मैन जो है वो कंफ्यूज ही रहा इन चीज़ों के दरमियान। द मॉडर्न नावल प्रेजेंट्स रियलिस्टिकली द डाउट्स, कन्फ्लिक्ट्स एंड फ्रस्ट्रेशंस ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड। तो ये चीज़ों को जो है मतलब जो रिप्रेजेंट करता है, प्रेजेंट करता है मॉडर्न नावल। पेसिमिस्टिक इन टोन, पेसिमिस्टिक का मतलब है नेगेटिव, सो इसका जो टोन होता है वो अमूमन नेगेटिव होता है। ऑथर की बायोग्राफी देखें तो इसका जो रियल नेम है वो जॉर्ज चार्ल्स बर्सफोर्ड, सो ये इसका रियल नेम है। ये जो हम कहते हैं ना जोसेफ कॉनरेड, ये एक्चुअली इसके पेन का नाम है। इसकी डेट ऑफ बर्थ 3 दिसंबर 1857 यूक्रेन में थी और डेथ इसकी 3 अगस्त 1924 यूके में हुई एट द एज ऑफ 66। ये एक इंग्लिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर और पॉलिश ब्रिटिश डिसेंट है। ही इज़ बेस्ट नोन फॉर हिज नॉवेल्स लाइक लॉर्ड जिम 1900, नोस्ट्रोमो 1904, द सीक्रेट एजेंट 1907 एंड द नोवेला हार्ट ऑफ डार्कनेस 1902। ही डिड नॉट स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली अंटिल हिज 20s, जब तक ये 20 साल के थे इसको से इंग्लिश नहीं आती थी। किसको? जोसेफ कॉनरेड को। की फैक्ट्स की बात करें, टाइप ऑफ वर्क नोवेला। अच्छा ये बहुत ज़रूरी है, ये जो वर्क है ये एक्चुअली नोवेला है। नोवेला जो है क्या है, नोवेल से शॉर्ट होता है वर्ड्स में, लेंथ में। सो ये एक्चुअली नोवेला है, ये नॉवल नहीं है। सो उसके बाद अगर देखा जाए तो ये लिखा गया था 1899 में और इसको पब्लिश कराया गया था मैगज़ीन में 3 पार्ट में। फर्स्ट प्रिंटेड इन सीरियल फॉर्म 1899, सेकेंड पार्ट ऑफ वॉल्यूम 1902 और थर्ड नोवेला फॉर्म। नरेटर जो इसका मार्लो है और जो नोवेला है ये ओबियसली यूरोपियन कॉलोनियल रूल इन अफ्रीका। सो अफ्रीका पे जो इनका जुल्म था, अफ्रीका पे ये जुल्म कर रहे थे, वहाँ की जो मादनियात थी उसको चुराना और ऊपर से मतलब उन पे जुल्म करना, तो ये इस नावल में दिखाया गया है। बाय द हेल्प ऑफ होम जोसेफ कॉनरेड ने मतलब अपनी ये एक डायरी में लिखा था, जिस डायरी का कॉन्गो डायरी। और पब्लिशर जो है इसके जेम डेंट एंड सन्स लिमिटेड। और इस तरह सेटिंग की बात करें तो इसकी जो सेटिंग भी है वो रिवर थेम्स आउटसाइड लंदन, वेयर मार्लो इज़ टेलिंग द स्टोरी दैट मेक्स अप हार्ट ऑफ डार्कनेस इवन
Events of the story take place in Brussels, at the company's offices, and in the Congo, then a Belgian territory, England 1898 से 1899 तक ये इसका टाइम है. इंस्पायर्ड बाय कॉनरेड्स जर्नी टू द कॉन्गो इन 1890. तो 1890 में जो जोसेफ कॉनरेड ने उसने कॉन्गो की जो है विज़िट की थी. कैरेक्टर्स की बात करें, सबसे पहला कैरेक्टर हमारे पास आता है वो है चार्ली मार्लो. चार्ली जो है ये 32 एज के हैं और चार्ली जो है इस स्टोरी के ऑब्वियसली प्रोटोगनिस्ट है. और मार्लो स्टोरी of his yacht up the Congo River constitutes almost all of Conrad's novel. He pilots the steamboat sent to relieve Kurds and is shocked by that he sees the European traders have done to the natives. तो ये जब पहली दफ़ा जाता है, मतलब जब इसकी जो जॉब होती है एज अ स्टीम बोट कैप्टन इन अ बेल्जियन आइवरी ट्रेडिंग कंपनी में, तो ये जब देखता है कि अफ्रीकन्स पे कितना जुल्म हो रहा होता है तो ये भी हैरान हो जाता है उस वक्त. इसी तरह जो दूसरा कैरेक्टर है हमारे पास वो है कर्ड्स. कर्ड्स जो है ये आइवरी ट्रेडर है कंपनी में और इनर स्टेशन इज़ रिमार्केबली इफ़ेक्टिव एट एक्वायरिंग आइवरी. तो आइवरी का मतलब जैसे मैंने बताया था हाथी का जो दांत होता है वो. और इसी तरह ये एक वेल एजुकेटेड यूरोपियन होते हैं और मींस जीनियस होते हैं. और साथ में जो अफ्रीकन्स होते हैं ये नेटिव से मुराद है और वाइल्ड इन जंगल ही सेट्स हिमसेल्फ एज अ गॉड टू द नेटिव्स. इवन जो अफ्रीकन्स होते हैं वो इसे गॉड मानना स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये उनकी थोड़ी बहुत हेल्प करते हैं. दूसरा करेक्टर हमारे पास वो है जनरल मैनेजर जो कि हेड है कंपनी के जनरल स्टेशन ऑफ द रिवर. ये एक अनटैलेंटेड पर्सन होते हैं, मतलब एक सिफारिश के ज़रिए आते हैं जब भी, और पावर के बड़े शौकीन होते हैं. सो इसकी जो है मतलब और इसके कोई मॉरल वैल्यूज़ नहीं होती, मींस बद अखलाक बंदे होता है. एक नेगेटिव रोल इसने प्ले किया है नावल में. और इसके पास मींस इसे पावर साथ में पोजीशन और पैसा बनाना ये इसको ज़्यादा इसका शौक़ होता है. रशियन ट्रेडर जो कि एक यंग मींस एक हैंडसम बॉय और वंडर ट्रेडर हु वेयर्स अ मल्टी कलर्ड पैच्ड जैकेट दैट मेक्स हिम लुक लाइक अ हार्लेक्विन अ जेस्टर. ये जो है नेटिव और इनोसेंट होते हैं और कर्ड्स के साथ होते हैं. कर्ड्स जो है मींस जैसे उस कैरेक्टर को हमने पहले ही डिस्कस कर गया था. सो उसके साथ होते हैं और कर्ड्स जब बीमार होते हैं तब भी ये इसके साथ होते हैं और इसकी केयर करते हैं जैसे एक नर्स करती है. सो उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर आता है वो है द ब्रिक मैकर्स. ये जनरल मैनेजर्स के मोस्ट ट्रस्टेड एजेंट होते हैं. लेज़ी पावर हंग्री, ये भी पावर के हंग्री क्योंकि जैसा बॉस वैसा नौकर. So hungry fellow who despite his little seems to have never made a brick. The brickmaker cares only about his own advancement and therefore sees Kurds as a threat. So मतलब जो Kurds होता है उसकी प्रमोशन होती रहती है और इसको लगता है कि ये Kurds जो है मेरे लिए ख़तरा, इवन ये प्लान भी बनाता है उसे मारने का. इसी तरह जो दूसरा अगला करेक्टर हमारे पास वो है द जनरल मैनेजर्स अंकल. ये इसके अंकल होते हैं और ये भी अफ़्रीका जाना चाहते हैं क्योंकि अफ़्रीका में अपनी किस्मत आजमाना चाहते हैं. क्योंकि अफ़्रीका में ओबियसली बहुत ज़्यादा मादनियात हैं, स्पेशली आइवरी से मैंने बताया था हाथी के दांत को कहा जाता है. तो वहाँ पे इसका काम बहुत ज़्यादा था लेकिन अपनी किस्मत आजमाने गया था बट अनफॉर्चुनेटली ही फेल्ड. और इसी तरह इसकी जो है ये भी एक अनटैलेंटेड बंदा होता है. कर्ड्स ले इंटेंडेड, ये एक वीमेन होती हैं मींस एक गर्ल होती हैं और लास्ट में इससे मिलता है कौन, मार्लो जो है इससे मिल लेता है जब कर्ड्स की डेथ हो जाती है. लेकिन ये इससे झूठ बोलता है, मार्लो इसे झूठ बोलता है कि कर्ड्स ने आखिर में ये कहा था कि मतलब तुम्हारे बारे में कुछ अल्फाज कहे थे बट कर्ड्स ने ऐसा कुछ नहीं कहा था. कर्ड्स के अल्फाज डिफरेंट थे, वो हम समरी में देखेंगे. इसी तरह ये इसको मिस करती रहती है और एक आइडियलिस्टिक अबाउट बोथ कर्ड्स एंड द कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका. सो उसके बाद हमारे पास जो करेक्टर आता है वो है मार्लोज़ आंट. ये वही आंट है इसकी जो इसने जॉब दिलाई थी मार्लो को. कौन सी जॉब थी, स्टीम बोट कैप्टन इन ए बेल्जियन आइवरी ट्रेडिंग कंपनी. और इस तरह ये एक आइडियलिस्टिक वीमेन होती है अबाउट द यूरोपियन कॉलोनाइजेशन ऑफ अफ्रीका. मतलब इसका ये ख्याल होता है कि जो
ब्रिटिश होते हैं वो जो है अफ्रीकन्स को सिविलाइज बनाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर टोटली फेल्ड। डायरेक्टर ऑफ कंपनीज वन ऑफ द 5 मैन, मतलब ये 5 आदमी होते हैं जिसमें एक लॉयर होता है, एक अकाउंटेंट होता है और ट्रैवल कर रहे होते हैं। इसी तरह दो हमारे पास जो अगला करेक्टर है वो है प्रिसेल्वेन। प्रिसेल्वेन जो है ये एक स्टीमशिप पायलट होते हैं और सिली आर्गूमेंट करते हैं। और इसी तरह हमारे पास जो अगला करेक्टर वो है डॉक्टर। डॉक्टर जो है मार्लो के डॉक्टर होते हैं और मार्लो जब मतलब मूव करता है कॉन्गो की तरफ तो सबसे पहले इसे सजेशन लेता है। स्वीड इज़ अ steamship captain who has nothing but disdain for the government ships who care only about money। ये भी मतलब पैसों का लालची होता है और ये भी एक स्टीम शिप कैप्टन होते हैं। चीफ अकाउंटेंट, अ कंपनी एम्प्लॉय एट द आउटर स्टेशन, wins Marlowe's admiration simply by keeping himself impeccably groomed। Don't confuse him with the accountant of the ship of the Thames। तो ये एक नया चीफ होते हैं, इसको कंपेयर नहीं करना जो ऊपर जो पिछले स्लाइड में हमने डिस्कस किया था उस चीफ के साथ। और इस तरह ये एक एम्प्लॉय होता है आउटर स्टेशन, wins Marlowe's admiration simply by keeping himself impeccably groomed। The foreman, ये a man who helps Marlowe repair the steamship, मतलब ये जो स्टीम शिप होती है उसकी रिपेयरिंग करता है मार्लो की जो स्टीम शिप होती है। इसी तरह द पिलग्रिम्स जो है ये कंपनी एजेंट होते हैं। द मार्लो गिव्स द ये उसको एक निक नेम देते हैं, मार्लो जो है उनको निक नेम देते हैं। इसी तरह जो हमारे पास अगला करते वो है द हेल्म्स मैन, अ कोस्टल नेटिव ऑफ अफ्रीका ट्रेन टू मैन द हेल्म ऑफ अ स्टीमशिप। ही वर्क्स फॉर मार्लो अंटिल ही स्किल। तो ये मार्लो के लिए काम करता है जब तक इसकी डेथ नहीं होती। अफ्रीकन वुमेन, इसके बारे में ये कहा जाता है कि ये सीक्रेटली लव करती थी किससे, कर्ड्स से। सो कर्ड्स की लवर थी। तो जनरल मैनेजर्स सर्वेंट, ये एक सर्वेंट होते हैं जनरल मैनेजर के। और इसी तरह हमारे पास जो अगला करेक्टर वो है नरेटर, द मोस्ट इंपॉर्टेंट करेक्टर। ये एक अननेम्ड मैन है और ब्रॉड द नीली हु रिलेट्स, नीली जो कि एक शिप है, हु रिलेट्स मार्लो स्टोरी टू द रीडर। और इसी तरह कैनिबल्स जो है ये जिससे इंसानों का जो गोश्त खाते हैं ये वो होते हैं। ये भी अफ्रीकन्स होते हैं लेकिन इनका जो लीडर होता है बड़ा अच्छा होता है। जब ये मार्लो से मिलते हैं तब मतलब ये इंसानों का गोश्त नहीं खाते, तब तक उन्होंने छोड़ दिया होता है। इसी तरह हमारे पास अब समरी की बात करेंगे कि समरी में होता क्या है। तो दोस्तों समरी गौर से सुनना, क्योंकि ये नावल जैसे मैंने बताया था मॉडर्न नावल है, कॉम्प्लेक्सिटी इसमें होती है, वैरायटी होती है। so it's important to hear it carefully। दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है नीली से। नीली जो है ये एक शिप है और इस शिप में मुख्तलिफ लोग बैठे हैं जिनमें लॉयर है, अकाउंटेंट है और कंपनी डायरेक्टर या कैप्टन, और मार्लो बैठे हैं। मार्लो भी इसी शिप में बैठे हैं और मतलब बैठे हैं और रिवर थेम्स में सफ़र करते हुए जा रहे हैं समंदर के थ्रू। और मार्लो का जो प्रोफेशन है वो अननोन है, मतलब उसका प्रोफेशन नहीं बताया गया है। और ये स्टोरी हमें एक नरेटर सुना रहा है। नरेटर जो है, जैसे मैंने करेक्टर को डिस्कस किया था, ये एक अननेम्ड करेक्टर है। मार्लो जो है हमें लंदन और यूरोप के बारे में कुछ बताता है और कुछ डार्क प्लेसेस के बारे में बताता है, लेकिन मार्लो के बारे में हमें नरेटर बताता है कि मार्लो कौन है। वो पहले मार्लो की अफेरेंस के बारे में बताता है कि वो किस तरह दिखता है। अब वो उसके बारे में क्या बताता है कि मार्लो ही हैड सन किन चिक्स, अ येलो कम्प्लेक्शन, मतलब येलो टाइप का आदमी है, बड़ा लड़का है, और रिजेंबल एन आइडल। और मार्लो जो है बुद्धा के पोस्चर में बैठा है, बुद्धा, BUDDHA बुद्धा। और बुद्धा का जो सिंबल है ओबियसली ये आप लोगों को पता होगा, ये जो शो कर रहा है कि मार्लो सिंबल है ट्रुथ का। बुद्धा जिसे आप लोग बेहतर जानते हैं वो एक फेमस सेंट थे जो जंगल में चला गया था और वो योगा के स्टाइल में बैठा होता था। और मार्लो भी बुद्धा के स्टाइल में बैठा हुआ है। मार्लो ने अब एक स्टोरी सुनानी है और स्टोरी में जो भी बताएगा सच बताएगा। और कहानी की शुरुआत वो कोलोनाइजेशन को मेंशन करके करता है कि रोमन्स आए थे, मतलब कि रोमन्स आए थे और रोमन्स ने क्या किया, रोमन्स ने किस तरह अटैक किया था और वे वाइट मैन को वहाँ से भेज दिया था और वहाँ पे आके कॉलोनीज़ बनाना स्टार्ट किए थे। वाइट मैन के
ऊपर लोग इसके मतलब जब ये वाइट मैन के बारे में बात करते हैं तो लोग इससे बोर हो जाते हैं और कहते हैं अपनी स्टोरी को मतलब चेंज करो, कोई और स्टोरी सुनाओ। फिर मार्लो एक और स्टोरी सुनाता है कि जब मैं छोटा था एक मैप था, उसके ऊपर एक लोकेशन बनी थी। वो लोकेशन किस जगह की थी? कॉन्गो रिवर की थी। और वो मेरी ये विश थी, मतलब उस वक्त मेरी ये विश बन गई थी कि बड़ा हो के मैंने ज़रूर वहाँ जाऊँगा। और वो जो मैप की लोकेशन ने उसे अट्रैक्ट किया, वो स्नैक की तरह थी। मतलब जो मैप की लोकेशन थी वो बिल्कुल स्नैक की तरह थी। द मैप रिजेंबलिंग एन इमेंस स्नैक अनकोल्ड विद इट्स हेड इन द सी, द स्नैक हैड चार्म्ड मी। मतलब उस स्नैक ने मुझे अपील किया और मैंने उस वक्त तय कर लिया था कि जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ज़रूर जाऊंगा। अब यहाँ पे एक चीज़ नोट करना, अब यहाँ पे जो हमारा करेक्टर है मार्लो का, उसने क्या मेंशन किया कि बचपन से इंसान के अंदर इवल इंस्टिंक्ट जुड़ी होती है। बचपन से इंसान के सोल जो है, जो सोल है, जो रूह है, वो ब्लैक है। इंसान को जो है, जो इवल चीज़ें हैं वो अट्रैक्ट करती हैं। मतलब जो हमारा राइटर जोसेफ कॉनरेड है वो मार्लो के थ्रू ये कहानी ये कहना चाह रहा है। स्टोरी के अंदर जो मेन फोकस रखा गया है वो है कॉन्गो रिवर के ऊपर रखा गया है। मार्लो जो है इसके बारे में जोसेफ कॉनरेड कहता है, व्हेन आई एम स्पीकिंग ट्रू थ्रू मार्लो। और फिर मार्लो जो है अपने फेलोज़ को बताता है, मेरी जो आंटी है उसने मुझे ये जॉब दिलवाई है, मुझे अपॉइंट करवाया है। और वो जॉब कौन सी कंपनी में होती है? सेलिंग की कंपनी। मींस मार्लो वाज अपॉइंटेड एज अ स्टीम बोट कैप्टन इन अ बेल्जियन आइवरी ट्रेडिंग कंपनी। मतलब एक शिप में उसको जॉब दिलवा देती हैं और ये जॉब उसको फ्रिसेल्विन मींस जो कि एक करैक्टर है उसके रिप्लेसमेंट के बिना पे मिलता है। फ्रिसेल्विन को मार दिया गया था और फिर उसकी ड्यूटी जो है मार्लो संभाल लेता है। और जिधर मार्लो साइन करने जाता है वहाँ पे इसे 2 औरतें मिलती है। मतलब जिधर ये अपनी साइन करने जाता है नौकरी के लिए तो वहाँ पे इसे 2 औरतें मिलती हैं जो कि निटिंग NKNITTING निटिंग का मतलब है निडल वर्क कर रही होती हैं। और एक फैट होती है और दूसरी स्लिम होती है। मतलब वो जो 2 औरतें हैं उनमें से एक फैट होती है और एक स्लिम होती है। अब एक और चीज़ यहाँ पे नोट कर लेना, अब यहाँ पे राइटर ने इम्प्रेशनिज्म मीन्स जो तासरात का यूज़ किया है कि जैसे चीज़ है वैसे ना दिखाई देना, कि जैसे उसको देखे वैसे बताना। अब यहाँ पे स्लिम जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, किस चीज़ का सिंबल है? कॉलोनाइज्ड और अफ्रीकन नेशन का। स्लिम मीन्स पतला। और इसी तरह जो फैट है वो रिप्रेजेंट कर रही है कॉलोनाइजर्स को, ब्रिटिश को। और अब मार्लो जाता है डॉक्टर के पास कि मैंने जाना है कॉन्गो रिवर। डॉक्टर उसको एक ग्लैंस देता है कि तुम्हारे ख़ानदान में कोई पागल है क्या। और इस तरह अब क्या होता है, अब 1 मंथ के बाद, फिक्स 1 मंथ के बाद मार्लो पहुंच जाता है बिग रिवर। और फिर वहाँ से लिटिल स्ट्रीमर यूज़ करता है और फिर एक आदमी उसको पिकअप करता है और कंपनी जो है जो कंपनी स्टेशन ले जाया जाता है। किसको? मार्लो को। कौन पिकअप करता है? एक आदमी से पिकअप करता है और कहाँ लेके जाता है? कंपनी स्टेशन ले जाया जाता है। और मार्लो वहाँ पे जो डिकेइंग मशीनरीज़ है वो देखता है कि एक स्ट्रीम है, एक नदी पूरी चल रही है। किसकी? ब्लैक पीपल की, जो कि आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। मतलब एक ग्रुप जो ब्लैक पीपल है वो उनका, और वो आहिस्ता आहिस्ता चल रहे हैं। और 3 है इनडिफरेंट है, मतलब बड़े पतले लोग हैं और मुख्तलिफ हैं बिल्कुल। अब decaying machinery, a stack of rusty rails and I saw black people run। decaying machinery क्या है? decaying machinery को मेंशन कर रहा है कि उस टाइम की मशीनरी को जंग लगी है। मतलब उस मशीनरी को इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है, लेकिन वहाँ पे देखा ब्लैक पीपल जो कि थिन और इनडिफरेंट है। और वो क्यों है? क्योंकि सारा का सारा बोझ ब्लैक पीपल के ऊपर डाला गया है। मतलब जितना भी काम होता है मशीन के ज़रिए ये लोग करते नहीं, क्योंकि मशीनों को जंग लग चुकी है। ये जितना भी काम करते हैं
सारा का सारा किससे करवा रहे हैं? ब्लैक पीपल से। और उन बेचारों की क्या हालत होती है? मतलब वो बिल्कुल पतले होते हैं, इनडिफरेंट होते हैं। मतलब ब्लैक पीपल को मशीनरी के तौर पे यूज़ किया जा रहा है। और जितने भी ब्लैक है सब के सब ने मतलब चेन डाली है गले में, एक जंजीर नहीं होती वो गले में डाली, सबको इकट्ठे बांधा हुआ है, सबको इकट्ठे ले जाया जा रहा है। और उन ब्लैक्स के अंदर एक ऐसा भी है जो मार्ले को भूखा नज़र आता है। मतलब वो जो ब्लैक्स होते हैं जिनके गले में चेन होती है, उनके अंदर एक ऐसा भी है जो मार्ले को भूखा नज़र आता है और मार्ले उसे बिस्किट ऑफ़र करता है। और यहाँ पे जोसेफ कॉन्ड्रेड कहता है कि वो ब्लैक मैन बिस्किट नहीं लेता क्योंकि उसे खाना तक नहीं आता। और ये लोग गए थे उनको सिविलाइज बनाने, लेकिन उस ब्लैक को खाने तक नहीं आता कि बिस्किट को किस तरह खाया जाता है। और अब मार्लो अपने स्टेशन की तरफ जाता है और वहाँ पे उसकी मुलाकात होती है एक वाइट मैन से, और उसने सब कुछ परफेक्ट पहना होता है। और मार्लो को लगता है वो चीप अकाउंटेंट है कंपनी का। एक और चीज़ अब यहाँ पे नोट कर लेना, अब यहाँ पे जो वाइट मैन है उसका ड्रेस बेशक वाइट है लेकिन उसका जो दिल है वो तो काला है। और ये चीप अकाउंटेंट सबको डांट रहा था कि तुम लोग सही से काम नहीं कर रहे, और ये चीप अकाउंटेंट उनको सिविलाइज करने आया था। और इस दिन की मतलब ऑब्जर्वेशन के बाद अब मार्ले जो है 200 माइल्स जर्नी के लिए जा रहा है। अब इसकी मुलाकात होती है कर्ट्स से। कर्ट्स जो कि सेकंड कैरेक्टर था जो हमने डिस्कस किया था। 200 माइल्स के बाद अब ये सेकेंडरी स्टेशन पहुंच जाते हैं और वहाँ पे मार्लो ने मुलाकात करनी होती है मैनेजर से। और जो जनरल मैनेजर होता है उसकी स्माइल जो है बड़ी अजीब किस्म की होती है जो कर्ट्स को परेशान करती है। अब क्या होता है, मार्लो के बग़ैर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। अब रिमूवर फैलता है कि ख़तरा है क्योंकि जो चीप हैं कर्ट्स, मतलब कर्ट्स भी चीप बन गया था तब। जो चीप है कर्ट्स बीमार हो चुका है। अब मार्लो जो है स्टेशन पे काम करना शुरू कर देता है और हर जगह आइवरी जो है हो रही होती है। मार्लो कहता है कि द वर्ड आइवरी रंग इन द एयर वाज विस्पर्ड एंड वाज साइंड, यू वुड थिंक दे वर प्रेइंग टू इट। मतलब जो अब आइवरी क्या है, हाथी के दांत को आइवरी कहते हैं। आइवरी जो है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। अब मार्लो कहता है कि मैंने ऐसा कभी नहीं देखा था। मतलब वो जो आइवरी है उनको लूटा जा रहा था। कौन लूट रहे थे? ब्रिटिश लूट रहे थे। और मार्लो जो है और वो भी बहुत कुछ नोटिस करता है कि जो ब्लैक है उनको मारा जा रहा है, मतलब उनकी चीज़ों को लूटा जा रहा है, ब्लैक को मारा जा रहा है, उन पे जुल्म किया जा रहा है। अब मार्लो एक पेंटिंग देखता है कि एक औरत जो अंधी होती है, मतलब जो ब्लाइंड होती है, उसके हाथ में एक टॉर्च होता है और एक आदमी मार्लो को कहता है कि ये कर्ट्स ने बनाई है। कर्ट्स KURTZ कर्ट्स ने बनाई। तो अब कुछ प्लानिंग चल रही होती है कि कर्ट्स को मारने की, ताकि वो अपर रैंक तक ना पहुँचे, क्योंकि कर्ट्स की प्रमोशन होती रहती थी। कुछ लोग इसकी प्लानिंग कर रहे थे कि इसको मार दिया जाए ताकि ये अपर रैंक तक ना पहुंच पाए। ये सब कुछ मार्लो सुन लेता है। अब कुछ दिनों बाद मार्लो को जाना था कर्ट्स की तरफ और बहुत एक्साइटेड था उससे मिलने के लिए। लेकिन मार्लो जो है जर्नी को एंजॉय नहीं करता और मार्लो देखता है 20 कैनिबल्स को जो आदमखोर होते हैं, जो इंसानों का गोश्त खाते हैं, लेकिन वो इंसानों को खा नहीं रहे होते। और मार्लो के साथ मैनेजर जो पेलेग्रिम्स सफ़र कर रहे होते हैं। और फिर से ये आइवरी सुनते हैं। आइवरी को सिंबलाइज कर रहा है लस्ट, ग्रीड और ग्रीड ऑफ कॉलोनियल पावर को। और अब मार्लो को एक बुक मिलती है सफ़र के दौरान जो सीमैनशिप के बारे में है, लेकिन मार्लो उसको अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहा। अब कर्ट्स जो है 80 माइल्स दूर होता है और मैनेजर कहता है कि हम यहाँ स्टे करते हैं। अब उनको कोई आवाज़ सुनाई नहीं देती। अब इन पे अटैक होता है और एक ब्लैक मैन जो है वो मर जाता है, जिनको ये स्टोरी मार्लो सुना रहा है। अब अगेन मार्लो जो है कर्ट्स की तारीफ़ें करने लगता है। अब कर्ट्स की मुलाकात होती है एक रशियन मैन से जिसको इसने हेलिक्वेन का नाम दिया था, हेलिक्वेन। अब फाइनली जब मार्लो कर्ट्स के पास पहुंचता है, लेकिन कर्ट्स की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होती है और कर्ट्स जो है जो करेक्टर है उसको
मतलब लिए उसको ऐसे शो दिखाया गया है, ईवल करेक्टर दिखाया गया है जो औरतों का शौकीन होता है, जिसको पावर का बहुत ज़्यादा शौक होता है। जितने भी ब्लैक्स है उन सब को इसने उसको मतलब जो जितने भी ब्लैक्स थे वो इन सब को मतलब जो कर्ड्स उसको गॉड मानते थे, मतलब उसे गॉड बना रखा है। और मार्लो कर्ड्स को ले जाना चाहते हैं लेकिन कर्ड्स मानता नहीं और फाइनली उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और कर्ड्स की डेथ हो जाती है। कर्ड्स जो है वो मार्लो को पेपर्स का पैकेट और साथ में फ़ोटोग्राफ देता है ताकि ये सब कुछ मैनेजर के हाथ ना लगे। अब वो सब मैट्रिकल मार्लो के हाथ में है। मतलब जो अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट कर रहे हैं कि जो पेपर्स का पैकेट और साथ में फ़ोटोग्राफ देता है उसमें क्या होता है, और उन पेपर्स पे लिखा होता है कि जितने भी ब्लैक्स हैं, मतलब जो कर्ड्स हैं, जब उसने वो पेपर्स और फोटोग्राफ्स मार्लो को दिए थे तो उन पेपर्स पे लिखा था कि जितने भी ब्लैक्स हैं उनको ख़त्म कर दिया जाए, जबकि मार्लो ने वो पेपर्स फाड़ दिए थे ताकि ब्लैक्स और वाइट्स वैसे के वैसे रहें, इनमें से किसी की भी एंडिंग ना हो, सिविलाइज्ड वे में आराम से ज़िंदगी गुजारे ताकि ये सब कुछ मैनेजर के हाथ ना लगे। और अब वो सब मैट्रिकल मार्लो के हाथ में, मतलब मटेरियल जो मटेरियल है वो मार्लो के हाथ में है। और कर्ड्स के लास्ट वर्ड जो होते हैं हॉरर हॉरर। अब मार्लो यूरोप वापस आ चुका है और कर्ड्स की गर्लफ्रेंड से मुलाकात होती है और वो पूछती है कि कर्ड्स के लास्ट वर्ड क्या थे। मार्लो जो है झूठ बोलता है कि उसके अल्फाज ये थे, इट वाज योर नेम, मतलब वो आपका नाम ले रहा था, क्यों कहता है ताकि कर्ड्स का जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो मेंटेन रहे। और यहाँ पे नोवेला की एंडिंग होती, क्योंकि कर्ड जो है बाद में जालिम बन चुका था। कर्ड्स के स्टार्ट में मतलब इतनी पोजीशन नहीं थी, लेकिन जब उसके पास पोजीशन आई तो ये पावर का हंगरी रहा, पैसों का। सो ऑब्वियसली जो मार्लो था वो इसका करेक्टर जो है मतलब ख़राब नहीं करना चाहता था इसकी गर्लफ्रेंड के सामने, तो उसे झूठ बोलता है कि उसने हॉरर की बजाय आपका नाम लिया ताकि उसके जो है पॉजिटिव एटीट्यूड मेंटेन रहे। सो आई होप आपको इसकी समरी समझ आई होगी। आई ट्राइड माई बेस्ट टू अंडरस्टैंड यू। फिर भी कोई क्वेश्चन हो ज़रूर पूछ लीजिएगा। अब आते हैं इसके थीम की तरफ। जो पहला थीम है वो है इम्पेरियलिज़म और कॉलोनाइजेशन। देखो, इम्पेरियलिज़म और कॉलोनाइजेशन का मतलब एक ही है कि जब आप पे कोई और हुकूमत करता हो, मतलब आप आज़ाद नहीं हो। इस तरह क्या हुआ था, जैसे एशिया पे ब्रिटिश ने किया था, अफ्रीका पे किया था, इसी तरह फ्रेंच थे वो भी उन्होंने भी अफ्रीकन्स पे किया था, मतलब कॉलोनाइजेशन का सिस्टम, मतलब वहाँ पे कॉलोनीज़ बनाई थी। वर्ल्ड वार 2 के बाद नियरली 160 कंट्रीज़ जो है मतलब इंडिपेंडेंट हुए हैं, मतलब उनको आज़ादी मिली है। तो कॉलोनाइजेशन का बहुत बड़ा थीम है, अहम थीम है इसमें। एक्सप्लॉयटेशन का मतलब है अपने मकसद के लिए इस्तेमाल करना। अब इन किसको अब अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया था? ऑब्वियसली जो अफ्रीकन्स थे उनको अपने मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था। रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, ब्लैक एंड वाइट, अगेन रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है और ये स्टिल अब तक चलता आ रहा है। इसके लिए जो बेस्ट के किसने लड़ी थी, ये नेल्सन मंडेला ने लड़ी थी और उसमें कामयाब भी हुआ था। एलिनेशन एंड आइसोलेशन, मॉरल करप्शन का बहुत अहम थीम है। ह्यूमन ग्रीड एंड डिसेप्शन, मतलब जो पावर की ग्रीड होती है, पैसों की ग्रीड होती है और धोखे देते हैं इन्हीं पैसों की वजह से, इन्हीं पावर की वजह से एक दूसरे को। द हिपोक्रेसी ऑफ इम्पेरियलिज़म, मतलब जो इम्पेरियलिज़म है उनकी हिपोक्रेसी, जो इम्पेरियलिस्ट होते हैं, जो कॉलोनाइज़र्स होते हैं, उनकी जो हिपोक्रेसी, जो मुनाफ़िकत होती है कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन बाद में उन्हीं बेचारों को तंग करते हैं, उन्हीं को जो है बर्बाद करते हैं। द एब्सर्डिटी ऑफ एविल, द लेक ऑफ ट्रुथ, पावर, वायलेंस, फेयर एंड फ्री विल, टाइम, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है इस नोवेला में। So guys, it was all about today. I hope this video has been helpful for you. If you have really liked this video, must like and share and do comment. And if you have any query regarding this novella, you can freely ask in comment section. It will be my pleasure to reply. Thanks for watching. See you in the next video. Take care of yourself. Allah Hafiz.